राज्य के मुख्यमंत्री पेश करेंगे अपना एजेंडा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ साथ कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी मौजूद। सरकार को आरबीआई से मिला रिकॉर्ड डिविडेंड। आरबीआई ने वित्त वर्ष 2025 के लिए 2,70,000 करोड़ रुपए के सरप्लस ट्रांसफर को दी मंजूरी। पिछले साल के मुकाबले 27% ज्यादा रकम। ट्रंप के बयान से फिर बढ़ा ट्रेड वॉर गहराने का डर। डाउ जोन्स 250 अंक गिरकर बंद। ट्रंप ने 1 जून से यूरोपियन यूनियन पर 50% टैरिफ लगाने के दिए निर्देश। कहा, ईयू के साथ बातचीत दिशाहीन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की स्मार्टफोन कंपनियों को धमकी। अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग नहीं होने पर लगेगा 25% का टैरिफ। अमेरिका में प्लांट लगाने पर टैरिफ से छूट। चौथी तिमाही में जेएसडब्ल्यू स्टील ने पेश किए मिले जुले नतीजे। सालाना आधार पर मुनाफा करीब 16% बढ़ा, लेकिन आय में 3% की गिरावट। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज का मुनाफा 9% घटा, मार्जिन पर भी दिखा दबाव। पाकिस्तान के खिलाफ भारत का सख्त एक्शन जारी। इंडियन एयरस्पेस में पाकिस्तान के विमानों की एंट्री पर 23 जून तक रोक। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बढ़ाया नोटम। देश में लगातार बढ़ रहे कोरोना के नए वेरिएंट के मामले। अब तक 261 नए मामले आए सामने। दिल्ली समेत कई राज्यों में एडवाइजरी जारी। बेड, ऑक्सीजन, दवाइयां तैयार रखने के निर्देश। मुंबई और आसपास के इलाकों में आज भारी बारिश की संभावना। मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। वहीं कोंकण और गोवा के लिए रेड अलर्ट जारी। दिल्ली एनसीआर में भी प्री मानसून बारिश की चेतावनी। और टीम इंडिया को आज मिलेगा नया टेस्ट कैप्टन। इंग्लैंड में 5 टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए होगा भारतीय टीम का ऐलान। रोहित शर्मा के संन्यास के बाद शुभमन गिल दौड़ में सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं ईटी नाउ स्वदेश और मैं हूं अनुराग शाह। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं नीति आयोग की मीटिंग से। 2047 तक विकसित भारत का सपना तभी पूरा होगा जब राज्य भी विकसित होंगे। इसी को ध्यान में रखकर पीएम मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग के गवर्निंग काउंसिल की आज बैठक हो रही है। बैठक की पूरी डिटेल्स बताने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी। प्रकाश, बताएं क्या जानकारी है आपके पास और किन बड़े मुद्दों पर आज की इस बैठक में फोकस रहेगा? ये 10वीं बैठक होगी नीति आयोग के गवर्निंग काउंसिल की, जिसमें तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर्स हैं वो इस बैठक में शामिल होंगे। इसके अलावा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, नीति आयोग के वाइस चेयरमैन और सीईओ भी इस बैठक में शामिल होंगे। तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री, जिसमें एमके स्टालिन, भूपेंद्र पटेल, चंद्रबाबू नायडू जैसे नाम हैं जो इस बार बैठक में शामिल हो रहे हैं। इस साल का जो एजेंडा है गवर्निंग काउंसिल मीटिंग का, वो है विकसित राज्य फॉर विकसित भारत 2047, जिसमें तमाम ऐसे मसले हैं जिस पर चर्चा की जाएगी, रोड मैप तैयार किया जाएगा। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, स्किलिंग जैसे जो मसले हैं उस पर चर्चा होगी। किस तरीके से जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है उसका फ़ायदा लिया जाए, इस बात पर रणनीति तैयार की जाएगी। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ खासकर छोटे शहरों में कैसे लगाई जाए, उसके लिए किस तरह के हैंड होल्डिंग की ज़रूरत है, इस मसले पर चर्चा की जाएगी। जो पब्लिक सर्विसेज है उसकी डिलीवरी में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है, राज्यों की भूमिका कितनी अहम होगी, वो कैसे इस तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, उस पर चर्चा होगी। साथ ही साथ कई इंपॉर्टेंट मसले हैं जिसमें कि ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल कैसे हो, उसको बढ़ावा कैसे दिया जाए, राज्य ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में इम्प्रूवमेंट कैसे लाएं, जो डिफाइंड पैरामीटर्स है, ताकि इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ाने में मदद मिले, उसको लेकर उनसे एक रोड मैप पर चर्चा की जाएगी। ये तमाम ऐसे मसले हैं जिस पर प्रधानमंत्री राज्यों के साथ विचार विमर्श करेंगे, अधिकारी बैठक में शामिल होंगे और उसके बाद एक रणनीति तैयार किया जाएगा
आगे का क्या विजन होता है उसका रोड मैप तैयार किया जाएगा। उम्मीद ये की जा रही है कि इस बैठक के बाद नीति आयोग की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी शाम में, जहां पर कि क्या क्या फैसले लिए गए, कौन कौन से ऐसे रोड मैप हैं जिस पर चर्चा की गई, क्या आगे की रणनीति होगी, उसकी विस्तार रूप से जानकारी दी जाएगी। धन्यवाद प्रकाश, पूरी जानकारी देने के लिए। आप इस बैठक पर नज़र बनाए रखें। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। रिजर्व बैंक ने मोदी सरकार को वित्त वर्ष 2025 के लिए 2,70,000 करोड़ रुपए का डिविडेंड देने का ऐलान किया है। और ये कितना बड़ा ऐलान है और पिछले साल के मुकाबले कितना ज़्यादा डिविडेंड देने जा रहा है रिजर्व बैंक इस बार सरकार को। और इसके अलावा और रिजर्व बैंक की बैठक में क्या बात की गई, ये पूरी खबर बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हमारे वरिष्ठ सहयोगी अंकुर। अंकुर, बताइए और क्या डिटेल्स हैं, इतना बड़ा डिविडेंड का जो आंकड़ा है उसके पीछे क्या वजह रही? जी हाँ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फैसला लिया है कि रिकॉर्ड डिविडेंड ट्रांसफर इस बार होगा और उसका जो अमाउंट है वो 2.69 लाख करोड़ रुपए रखा गया है। पिछली बार आपको हम याद दिला दें कि ये जो अमाउंट था वो 2.1 लाख करोड़ के आसपास था और इस बार ये रिकॉर्ड डिविडेंड ट्रांसफर गवर्नमेंट को होगा। साथ ही अगर हम बजटेड अमाउंट की बात करें तो ये जो अमाउंट है 2.46 लाख करोड़ जो पैक किया गया था बजट में, उसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और बाकी PSUs मिला के किया गया था, लेकिन ये जो अमाउंट है उससे भी कहीं ज़्यादा मिलने वाला है। हालांकि एक्सपेक्टेशन की बात करें तो 3 लाख करोड़ के आसपास तक की एक्सपेक्टेशन की जा रही थी बाजार में, एक हायर रेंज की, और जो लोअर रेंज थी 2.5 लाख करोड़ की थी, और तो ये लगभग मिडिल में आया है। और साथ ही यहाँ पर CRB में बदलाव किया गया, यानी कि कंटिजेंसी रिस्क बफर है उसको 6% ± 1.5% कर दिया गया है, जो कि पहले 5.5 से 6.5% के बीच में था। साथ ही जो इक्विटी अगर 7.5% के ऊपर बैलेंस शीट में है तो उसको रिटर्न बैक किया जाएगा इनकम में, ऐसा इस बार अनाउंस हुआ है। साथ ही रिवाइज फ्रेमवर्क जो है वो FY 2025 से लागू होगा। ओवरऑल इरादा ये किया गया है कि रिजर्व बैंक को ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिले ताकि वो इन अमाउंट का निर्णय सिचुएशन के हिसाब से कर सके। धन्यवाद अंकुर, पूरी डिटेल विस्तार से बताने के लिए। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं JSW स्टील के नतीजों की। JSW स्टील ने अपने चौथी तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। क्या रही है हाइलाइट्स, ये बताने के लिए हमारे साथ जुड़ गई है अशेषा। अशेषा, क्या हाइलाइट्स हैं JSW स्टील के नतीजों की? बिल्कुल, JSW स्टील ने मिले जुले नतीजे रिपोर्ट किए हैं। चौथी तिमाही के रेवेन्यूज़ की बात करें तो 44,800 करोड़ के आसपास आए हैं, जो करीब 8% का ग्रोथ है सीक्वेंशियल बेसिस पर। याद रखें वॉल्यूम ग्रोथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग था इस तिमाही में। स्टैंडअलोन वॉल्यूम्स की बात करें तो करीब 3% का ग्रोथ दिखा सीक्वेंशियल बेसिस पर, और सालाना आधार पर भी करीब 12% का वॉल्यूम ग्रोथ कंपनी ने रिपोर्ट किया है। कोकिंग कोल प्राइसेस घटे थे जिसके चलते स्प्रेड्स भी एक्सपैंड होते हुए नजर आए। करीब 8,800 रुपये प्रति टन के आसपास कंपनी ने एबिटा पर टन रिपोर्ट किया है, जो सॉलिड 12% का अपटिक है सीक्वेंशियल बेसिस पर। तो हाँ, स्प्रेड्स में काफ़ी मजबूती दिखी है और कंपनी की डेट भी करीब 5% से घटी सीक्वेंशियल बेसिस पर। तो ऑल इन ऑल रेवेन्यू ग्रोथ काफ़ी अच्छा रहा है, वॉल्यूम ग्रोथ काफ़ी अच्छा था। हालांकि मार्जिन 14.2% पर आए हैं वर्सेस ET Now पोल जो 14.8% पर था, तो वहाँ पर थोड़ी सी कमजोरी इस तिमाही में दिखी। लेकिन याद रखें भूषण पावर के एक्विजिशन को लेकर कंपनी की इंपॉर्टेंट कमेंट्री निकल कर आई है और उन्होंने कहा कि जो भी लीगल रेमेडीज कंपनी के पास अवेलेबल होगी वो सब कंपनी करने की ट्राई करेगी। तो इंपॉर्टेंट कमेंट्री है भूषण पावर के एक्विजिशन को लेकर। लेकिन नतीजे मिले जुले ही है, रेवेन्यू अनुमान से बेहतर, लेकिन मार्जिन पर थोड़ा सा दबाव चौथी तिमाही में दिखा। धन्यवाद अशेषा, विस्तार से रिजल्ट समझाने के लिए। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी कथनी और करनी से लगातार खबरों में बने रहते हैं। ट्रंप ने कल फिर से एक ऐसा बयान दिया है जिससे ट्रेड वॉर के फिर से गहराने का डर बढ़ गया है। इसी डर के चलते अमेरिकी बाजारों में कल फिर से कमज़ोर सत्र देखने को मिला। ट्रंप ने कहा कि यूरोपियन यूनियन के साथ ट्रेड को लेकर बातचीत किसी दिशा में नहीं जा रही है और इसके बाद उन्होंने 1 जून से यूरोपियन यूनियन पर सीधा 50% टैरिफ लगाने का निर्देश दे दिया। हालांकि व्हाइट हाउस ने इस बात की पुष्टि नहीं की है कि ट्रंप का बयान पॉलिसी को लेकर आधिकारिक बयान है या नहीं, लेकिन इस बयान के बाद डाउ जोन्स 250 अंक गिरकर बंद हुआ।
ट्रंप के इस बयान को धमकी के तौर पर देखा जा रहा है। ट्रंप ने ओवल ऑफिस में प्रेस वार्ता में कहा कि वो डील के बारे में नहीं सोच रहे हैं। यही नहीं, ट्रंप ने कल एप्पल और सैमसंग समेत बाकी स्मार्टफोन कंपनियों को धमकी दी थी कि अगर वो अमेरिका में बाहर से बना हुआ फोन बेचते हैं तो उन्हें 25% टैरिफ देना पड़ेगा। तो डोनाल्ड ट्रंप के बयान का असर जो है वो अमेरिकी बाजार में देखने को मिला है और भारतीय बाजार में क्या असर होगा ये भी देखना होगा सोमवार को। लेकिन अभी वक्त हो चला है, भारतीय बाजारों के अंदर जो तेजी हुई है वो कितनी टिकाऊ है। चौथी तिमाही के नतीजों के बीच शेयर बाजारों में क्या दाव लगाना चाहिए, कौन से थीम है, बैंकिंग, डिफेंस, मेटल, फार्मा, ऑटो या फिर एफएमसीजी, कौन सी जो थीम्स हैं जो आगे फोकस में रहेगी और किन सेक्टर्स में पैसा बनेगा, इस पर हमने सैगल कैपिटल के फाउंडर अंशुल सैगल से खास बातचीत की है। आइए आपको सुनाते हैं। हमारे साथ अंशुल जी हैं। अंशुल जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। अंशुल सर, आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी एनालिसिस क्या कहती है बाजार को लेकर? क्या कोई मेजर यहां से स्पीड ब्रेकर आप बाजार में देख रहे हैं या फिर इस तरह की चीजें आएंगी जाएंगी और बाजार अपनी गति से चलता रहेगा? आपकी एनालिसिस सर क्या है बाजार को लेकर, पहले वो सामने रख दीजिए। अभिषेक, ऑलवेज अ प्लेजर। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। आपसे बात करके हमेशा अच्छा लगता है और आपके सवाल सटीक होते हैं, इसलिए मजा भी आता है बात करके। मैं आपको जो आपका सवाल है उसका जवाब थोड़ा लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव देके आपको उसका जवाब देता हूँ। अगर आप पिछले 10 साल देखेंगे तो जो बॉन्ड मार्केट्स हैं वो एक स्टोरी बताती है। स्टोरी ये है कि अपना जो जीसेक यील्ड था वो करीब करीब 9% था 2013 में इंडिया का, और वही 10 ईयर जीसेक यूएस का करीब करीब 3% था, 3 से थोड़ा सा ऊपर। तो 6% के करीब अपना एक जीसेक यील्ड का थोड़ा डिफरेंस था बिटवीन द टू मार्केट्स। और ये डिफरेंस क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि आपकी इन्फ्लेशन सिचुएशन कैसी है कंट्री की, आपका जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो कैसा है, आपकी जो फिस्कल डेफिसिट है वो कैसा है। वो आपके जीसेक यील्ड में बिल्ड इन हो जाता है और हायर जीसेक यील्ड उसकी वीकनेस बताता है, इन मैक्रो इंडिकेटर्स की वीकनेस बताता है। तो वो जो 6% का डिफरेंशियल था वो आज की डेट में कुछ 1.5%, 1.5% का डिफरेंशियल है बिटवीन यूएस जीसेक यील्ड और इंडियन जीसेक यील्ड। ये क्लियरली ये दर्शाता है कि हमारी जो मैक्रो स्टेबिलिटी है कंट्री की वो काफी पॉजिटिव रही है पिछले 10 साल में, और ये एक मोमेंटम रहा है 10 साल का कंसिस्टेंट मोमेंटम, जिसने हमारा जीसेक यील्ड इतना फेवरेबल कर दिया है वर्सेस यूएस। और इसका जो इम्पैक्ट है क्लियरली मार्केट्स में भी देखने को मिला है, क्योंकि हमारी जो इक्विटी मार्केट्स हैं उन्होंने इस पीरियड में बहुत अच्छा किया है। अब अगर हम अगले 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने की बात करें तो हो सकता है कि उसके अंदर शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी की वजह से थोड़ा ऊपर नीचे का मार्केट में मूवमेंट आए, बाजार वॉलेटाइल जरूर हो सकता है। लेकिन अगर हम इस ट्रेंड को आगे चलता देखते हैं, जो कि हमें क्लियरली लगता है कि वो चलेगा, हमारी मैक्रो स्टेबिलिटी हमारी कंट्री की बहुत स्ट्रांग है, तो ये मार्केट यहाँ से 3-5 साल में कहीं ऊपर जाने वाली है। अब आपको तय करना है कि आपने पेशेंट कैपिटल मार्केट में डालना है कि आपने इम्पेशेंट कैपिटल 3-6 महीने के लिए मार्केट में डालना है। जो डिसाइड करेगा कि आप पैसा इस मार्केट में बनाते हैं। अगर आप पेशेंट कैपिटल डालेंगे तो इस मार्केट में बहुत पैसा बनेगा 3-5 साल में, और ये दुनिया की अमंग्स द मोस्ट लुक्रेटिव मार्केट्स है इस समय। Anshul, Mansi this side, that was a great start and explanation on the markets, and at this juncture confidence भारतीय बाजार पर अंडरटोन बुलिश लगातार बाजार के दिग्गजों का जब होता है, मार्केट पार्टिसिपेंट्स को भी काफ़ी हद तक कॉन्फिडेंस मिल जाता है। लेकिन इंडिया की ग्रोथ स्टोरी अंशुल इंटैक्ट नजर आ रही है। ऑन द फ्लिप साइड ग्लोबल मार्केट्स में चैलेंजेस और कंसर्न्स कई सारे हैं। सो टेकिंग दैट इनटू कंसिडरेशन, कैन वी से इंडियाज ग्रोथ प्लस global devaluation can be a good recipe for
इंडिया एंड द पॉजिटिविटी इन इंडियन मार्केट्स, एंड इफ यस तो फिर कौन से सेक्टर्स होने चाहिए जो कि अपॉर्चुनिटी मिलने पर एंट्री करने के बारे में सोचा जाए? मानसी, ऑलवेज अ प्लेजर, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग। आपका जो सवाल है, अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि कोई भी कंट्री एक आइलैंड पे नहीं काम करती है। पूरा उसका जो ब्रॉड पर्सपेक्टिव है वो देखना पड़ता है। और ब्रॉड पर्सपेक्टिव ये है कि दुनिया में मैक्रो इंस्टेबिलिटी इतनी ज्यादा है। आपने देखा अभी रिसेंटली यूएस की क्रेडिट रेटिंग डी रेट हुई है, और भी प्रॉब्लम्स है। चाइना के अंदर ग्रोथ प्रॉब्लम्स है, जापान के जीसेक यील्ड्स कहाँ जा रहे हैं हम देख ही रहे हैं, जो कि अगेन ये दर्शाता है कि उनकी इकोनॉमी वीक है। और उस कॉन्टेक्स्ट में इंडिया की जो स्ट्रेंथ है वो स्टैंड आउट कर रही है। एक तो मैक्रो स्ट्रेंथ, मैक्रो स्टेबिलिटी, और दूसरा जो हमारा ग्रोथ पर्सपेक्टिव है ऑन अ लार्ज डीप मार्केट, वो आपको कहीं पर दुनिया में देखने को नहीं मिलेगा। और अगर मैंने कुछ अपने 20-25 साल के करियर में सीखा है वो ये है कि जो पैसा है वो चेज करता है ग्रोथ को और मैक्रो स्टेबिलिटी को। अब अगर हम उस पर्सपेक्टिव से इंडियन मार्केट को देखें, तो जहां दुनिया में सारी इंस्टेबिलिटी है, मैक्रो वीक है, वहीं इंडिया जो है एक आइलैंड ऑफ स्ट्रेंथ है। तो पैसा तो इंडिया को चेज करने ही वाला है। हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में वैल्यूएशंस की वजह से थोड़ा पैसा ऊपर नीचे हो जाए, एफआई कैपिटल बाहर चला जाए, पर लॉन्ग टर्म में इंडिया को ये कैपिटल चेज करने ही वाला है। और इतनी डीप और इतनी ग्रोथ मार्केट दुनिया में और कोई हमें नहीं दिखती है। पहली चीज ये। और जो आपका दूसरा सवाल था कि क्या सेक्टर्स इस समय देखने चाहिए, तो मैं इसका जवाब अगेन एक एग्जांपल से दूंगा। जब हम एक कंपनी में इन्वेस्टेड थे अपने पोर्टफोलियोज में, जब मैं कोटक पीएमएस ऐड करता था, तो तब वो कंपनी है एपीएल अपोलो ट्यूब्स। उस सेगमेंट में, स्ट्रक्चरल पाइप्स में, जो मार्केट साइज था 2017 में जब हमने स्टॉक में इन्वेस्ट किया, वो करीब करीब 10,000 करोड़ का था। आज उसका मार्केट साइज उस सेगमेंट का करीब 7-8 साल निकले हैं, वो 50,000 करोड़ के करीब का उस सेगमेंट का मार्केट साइज है। तो जो इंडिया की ग्रोथ हुई है वो इस सेगमेंट की भी ग्रोथ, उसने इस सेगमेंट की ग्रोथ में ट्रांसलेट किया है अपने को। और यही हम सेक्टर आफ्टर सेक्टर इंडिया में देखेंगे। हमें लगता है कैपिटल गुड्स, मैन्युफैक्चरिंग, होम इम्प्रूवमेंट, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल्स, रिटेल, distribution both in pharma as also in metals in general, ये सब कुछ ऐसे सेगमेंट्स हैं जहां पे यहाँ से काफी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिखती है अगले मीडियम टर्म में। और लॉन्ग टर्म में तो इस मार्केट में काफी ग्रोथ दिखेगी, क्योंकि सेक्टर आफ्टर सेक्टर एक्सपैंड कर जाएगा। तो ये है भारतीय बाजार पर नजरिया, आगे की किस तरह से बाजार की चाल रहेगी। लेकिन वक्त हो चला है ब्रेक का। ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। बाजार का मोमेंटम भी बहुत शानदार है। सबका मूव आज बाजार में देखने को मिला है। ग्लोबल बाजारों का हर अपडेट सबसे पहले और सबसे सटीक, निष्पक्ष तरीके से बाजार की सभी खबरें, आईपीओ बाजार के हर एक्शन पर नजर, इंडस्ट्री का हर ट्रेंड सबसे पहले, ताकि आप बने कंपनियों की तरक्की में भागीदार। मेरे साथ जुड़िए रोज और जानिए ट्रेड के साथ निवेश के सभी मौके। Mama must be missing us, na? Let's take you for a spin, give me one day. Feel the itch under my skin, it's a run day. You believe it when you see we are done, hey. It doesn't matter, just gotta get going. New GT line, Taigun and Virtus. Volkswagen. चलो बेटे, टाइम हो गया। मुझे मत ले जाओ। चलना पड़ेगा। मेरी फैमिली, बच्चों की पढ़ाई, घर का खर्चा, इन सब का क्या होगा? फैमिली के लिए पहले टर्म लाइफ इंश्योरेंस लिया होता तो आज ऐसे रोना नहीं पड़ता। सॉरी। आखिरी वक्त पर मत पछताओ, आज ही पॉलिसी बाजार से टर्म लाइफ इंश्योरेंस करवाओ। 2 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 700 रुपए महीने से शुरू। चलो भाई। This is the drive of your dreams. You and I, we are dreamers.
Introducing the all-new Skoda Kailak. Own your dream. Skoda. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। सरकार नए दोपहिया वाहनों की बिक्री के साथ 2 हेलमेट अनिवार्य करने का प्रस्ताव पर विचार कर रही है। इस कदम का जो मकसद है वो सड़क सुरक्षा बढ़ाना और खासकर हेलमेट न पहनने से होने वाली मौतों पर लगाम लगाना है। हमारे संवाददाता समीर दीक्षित ने हेलमेट मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट और स्टील बर्ड हेलमेट के राजीव कपूर से बातचीत की। आइए सुनते हैं। पहला सवाल यही कि सरकार की मंशा है कि आने वाले समय में सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 2 पहिया वाहन की जब बिक्री हो तो उसके साथ में हेलमेट मैंडेटरी 2 हेलमेट मैंडेटरी अनिवार्य कर दिया जाए। व्यवहारिक रूप से ये फैसला सरकार का अगर होता है तो आप उसको कैसे देखते हैं और सड़क सुरक्षा के लिए कितना ज़रूरी है? ये बहुत ही अच्छा स्टेप है जो गवर्नमेंट ने लिया है। ये बहुत ही अनिवार्य है हिंदुस्तान के लिए, इनफैक्ट पूरे विश्व के लिए बहुत अनिवार्य है। क्योंकि आप अगर WHO की रिपोर्ट स्टडी करेंगे तो राइडर जो है वो सिर्फ 30% राइडर हेलमेट पहनते हैं, पिलियन राइडर पीछे बैठने वाले सिर्फ 10% पहनते हैं। हिंदुस्तान की जो आने वाली डिमांड होने वाली है वो 10 मिलियन हेलमेट की डिमांड होगी, यानी कि 10 करोड़ हेलमेट, 100 मिलियन की डिमांड होने वाली, यानी कि 10 करोड़ हेलमेट हिंदुस्तान में चाहिए होगा आने वाले समय में, जब गवर्नमेंट सारे लॉ हेलमेट के एनफोर्स कर देगी। आज देश में 95% BIS सर्टिफाइड कंपनी जो है वो फेक हेलमेट बना रही है। 95% 95% फेक हेलमेट बना रही हैं BIS मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस होल्डर कंपनीज। कुछ ही कंपनीज हैं जो रियल सर्टिफाइड BIS हेलमेट बना रही है। इसीलिए इतनी मौतें हो रही हैं, मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। यही फेक हेलमेट इंसान के वक्त, एक्सीडेंट के वक्त उसकी खोपड़ी में घुस जाते हैं और उसकी जान ले लेते हैं। यही हेलमेट के शीशे टूट जाते हैं और आंखों में घुस जाते हैं, फेस पे घुस जाते हैं और उनकी जान ले लेते हैं। ये बहुत ही जरूरी है कि देश में सब सरों पे असली हेलमेट हो, असली ISI मार्क हेलमेट हो। वो तभी हो सकता है जब हर 2 व्हीलर कंपनी अपनी मोटरसाइकिल के साथ 2 हेलमेट प्रोवाइड करे। उससे क्या होगा कि ये जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं ये बहुत ही एथिकल हैं, ये कभी कोई गलत काम नहीं करती हैं, सही काम करती हैं। तो जब 2 हेलमेट इन कंपनियों के द्वारा, 2 व्हीलर मैन्युफैक्चरर्स के द्वारा कस्टमर तक पहुंचेंगे तो वो रियल पहुंचेंगे। उन 2 हेलमेट के कॉस्ट बाइक में इंक्लूड होनी चाहिए, शोरूम वाले उसको अलग नहीं बेच सकते। जैसे आप टीवी खरीदते हैं तो आपको रिमोट कंट्रोल साथ आता है, वैसे ही जब आप गाड़ी खरीदते हैं तो सीट बेल्ट, एयर बैग्स आपको साथ आते हैं। वैसे ही जब मोटरसाइकिल खरीदेंगे तो आपको 2 हेलमेट साथ आएंगे। गवर्नमेंट ऐसा करेगी तो आने वाले समय में सब राइडर्स और पिलियन राइडर्स के सर पे असली हेलमेट होगा। ये बहुत ही जरूरी है, ये गवर्नमेंट का स्टेप बहुत ही सराहनीय है। ऐसे में व्यवहारिकता के नज़रिए से आपसे समझना चाहूँगा 2 बातें। पहला तो ये कि ये कितना प्रैक्टिकल आपको लगता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास में वो जो बाइक खरीद रहा है या 2 व्हीलर जो भी खरीद रहा है उसके पास अगर पहले से हेलमेट है तो वो इसका एक तरीके से विरोध कर सकता है, यानी कि इस प्रस्ताव का विरोध हो सकता है। दूसरा ये है कि आप मैन्युफैक्चरर हैं तो यदि ये नियम लागू होता है तो सप्लाई के साइड से, सप्लाई पॉइंट ऑफ व्यू से आपको शुरुआत में किस प्रकार की दिक्कतें नजर आती हैं? देखिए, आपका पहले क्वेश्चन का जवाब देता हूं कि कस्टमर इसका विरोध कर सकता है। कस्टमर इसका कभी विरोध नहीं करेगा। आज के दौर में सारे शोरूम ओनर हर मोटरसाइकिल के साथ 1 या 2 हेलमेट दे रहे हैं, पर वो सारे नकली हेलमेट दे रहे हैं। अगर आप शोरूम पे मोटरसाइकिल लेने जाएंगे तो वो एक उन्होंने किट बनाई होती है, ये क्रैश गार्ड मिलेगा, ये सीट कवर मिलेगा, ये मिरर मिलेंगे, ये 2 हेलमेट मिलेंगे, इसकी कॉस्ट 3000 रुपये है। पर वो MRP उसका दिखाते हैं 10,000। वो सारे फेक हेलमेट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। वो 110 रुपये के हेलमेट है जो नकली हैं, वो हर कस्टमर ले रहा है, उसकी कोई लाइफ भी नहीं होती। अगर आप माने तो एक हेलमेट 5 साल बाद चेंज करना होता है, चेंज हो जाता है। एक हेलमेट की 5 साल ही लाइफ होती है, क्योंकि इस पर स्क्रैच पड़ जाते हैं, वाइजर धुंधला हो जाता है, स्क्रैच पड़ जाता है, तो कस्टमर 5 साल बाद चेंज करता है। पर जब आपने मोटरसाइकिल की कॉस्ट में ही 2 हेलमेट डाल दिए, उससे आपकी टोटल कॉस्ट में 1000 रुपये का भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो जो 1,30,000 1,00,000 रुपए की मोटरसाइकिल ले रहा है वो 1,51,000 की भी ले लेगा, उसको नहीं फर्क पड़ेगा। अगर उसको और अच्छे हेलमेट चाहिए तो वो और अच्छे हेलमेट ले लेगा। अब आप गाड़ी लेते हैं तो उसपे सीट कवर लगे होते हैं, पर आप चाहते हैं मैं तो और अच्छे सीट कवर लगाऊं, तो आप बाजार जाते हैं और अच्छे सीट कवर लगा लेते हैं, पर वो गाड़ी तो सीट कवर के साथ ही आती है।
तो हर चीज एक एक्सेसरीज के साथ आती है। आप मोबाइल लेते हैं, कईयों के साथ मोबाइल कवर भी आ रहे थे, पर आपको वो अच्छा नहीं लगता तो आप नया मोबाइल कवर ले लेते हैं। यही होता है। तो जब आप मोटरसाइकिल लेंगे तो आपको 2 हेलमेट मिलेंगे, वो 2 हेलमेट रियल BIS हेलमेट होंगे। आपको और अच्छे हेलमेट चाहिए तो आप बाजार से खरीद लेंगे। ठीक है ना जी। तो इससे बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हेलमेट क्यों जरूरी है, और सरकार का ये प्रस्ताव है कि नई जो मोटरसाइकिल बेची जाए उस पर एक की जगह 2 हेलमेट कंपलसरी किए जाए। फिलहाल स्वदेश खबर के इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आप बने रहिए ET नाउ स्वदेश के साथ। गोल्ड पर गोल्डन वर्ड्स और सिल्वर की बताएंगे सिल्वर लाइनिंग। कम्युनिटी मार्केट का कंज्यूमर